नमस्कार, साक्षीदार न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। भाई शकील मौलाना, समद भाई, मोहम्मद अशफाक, रईस ठेकेदार, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 70 साल पुरानी बुढ़ी को हलाना है। बैठो, बैठो। अभी जो 12-15 इधर फिर रहे ना बालापुर में, सबको बिठाने का पहले अपन बैठो। अरे फिर गड़बड़ मत। 1972 का कमाल है, बहुजन आघाड़ी का कमाल है कि वंचित के मंच से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। यही वो मंच है जहाँ सारा हिंदुस्तान मिलता है। अब कल के पैदा हुए वे यो अली बाबा 40 चोर की टोली, क्या नाम है, परिवर्तन पार्टी का थे। बाबा जब ये नेता कांग्रेस में थे तो तुम परिवर्तन कौन सा कर रहे थे इनको हराने के लिए, और जब ये कांग्रेस छोड़े तुम कांग्रेस में घुस गए। यानी कांग्रेस में रखकर खतीब साहब जैसा एक मजबूत मुसलमान चेहरा हराने के लिए परिवर्तन जैसे गुटों को खड़े करता है, ताकि हम लोगों को बताने के लिए कांग्रेस का टिकट तो देंगे लेकिन साइड से सांप, बिच्छू, नेवले छोड़ देंगे कि इस शेर को हराया जाए। इनसे कहो शेर के सामने भोंक तो सकते हो, शेर को डरा नहीं सकते। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये खतीब हसन साहब की शख्सियत है। जो लोग अभी मैदान में आए, जावेद साहब ने बड़ी अच्छी उनको बात की, सांप की मिसाल दी। लेकिन जावेद साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ, इस बालापुर के आस्तीन में कोई सांप नहीं है। इस बालापुर के आस्तीन में कांग्रेस है और वो आस्तीन से हम निकाल कर फेंकेंगे। आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 100 सालों से इस देश में नफरतों की आग लगाने वाली एक संगठना, जिसको सरकारों के तरफ से बढ़ावा मिल रहा है, ये अभी 14 साल से आके बैठे। पिछले 84 साल से उस आतंकी संगठना को बड़ा किसने किया, ये बालापुर वालों याद रखने की जरूरत है। और इस देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि उसके खिलाफ कोई चू तक नहीं कर सकता। लेकिन ये शेर है जिसने औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे खड़े रहकर आंदोलन किया और वहां से आरएसएस के मुख्यालय पर गया और उनको याद दिलाया कि तुमको मानना तो संविधान ही पड़ेगा। देश का तिरंगा लेकर गया है और ये कहा है कि तुम्हारे यकरंगी झंडे उतारो, ये देश
तिरंगे के साए में चलेगा और तिरंगा लगाओ, ये कहने की हिम्मत, ये कहने की जुर्रत करने वाली शख्सियत का नाम सुजात अंबेडकर है और वह आज आपके बीच में मौजूद है। आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर के पोते आली जनाब इज्जत माब प्रकाश अंबेडकर साहब ने, मैं मुसलमानों को याद दिलाना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर फसादात बर्पा किए गए, औरंगजेब के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया, कोई कयादत, कोई सेकुलर कयादत, कोई यकरंगी कयादत, कोई मुसलमानों की कयादत, कोई जो है तो सिर्फ वोट लेने वाली कयादत आगे नहीं आई। सब खामोश बैठे रहे, किसको समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए। एकमेव नेता आदरणीय बाला साहब अंबेडकर थे, जिन्होंने खुलदाबाद शरीफ तशरीफ ले गए, औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाया और बाहर निकल के कहा कि ओ मुसलमानों पर केस करने वालों, ओ मुसलमानों के बस्तियों में दंगे करने वालों, मैं औरंगजेब की मजार पे गया हूं, अगरचे कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो। हम किसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? हम नफरतों के साथ नहीं चलते, हम मोहब्बतों के साथ चलते हैं। और पिछले 50 सालों में खतीब साहब के खानदान ने उस मोहब्बत का सबूत दिया है कि इस देश के इतिहास में बालापुर सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, जहां पर एक भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ। ये देन इस खानदान की है। जो लोग इधर से उधर से, जिसके शराब की दुकाना चल रही, जिसके कैसे कैसे धंधे चल रहे, वो आकर इस शेर को हराने की बात करते हैं। उनसे कहो, अभी हमारे बुजुर्ग बता रहे थे पार्टियों की मीटिंगें हो रही, इनको कैसा हराना। बाबा जुगनू कितनी भी मीटिंग कर लो, सूरज को हरा नहीं सकता। कितने भी जुगनू आंदो, सूरज जब सुबह निकलेगी तो सूरज ही चमकेगा। जुगनू की जहाँ आग लगी हुई रहती ना, और 5 साल वही लगे हुई रहेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, हमको आली जनाब इज्जत माब सुजात दादा अंबेडकर को सुनना है। खतीब साहब के लिए जाते जाते 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश चाहिए, सुल्तान बनाने के लिए मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, अल्लाह हाफिज। अब मैं आपके सामने हमारे नगर विकास पार्टी के जिम्मेदार अलहाज से नातिउद्दीन खजीब साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस अजीमुल शान जलसे के सदर प्यारू जनाब, इसी तरीके से हमारे और आपके बीच में आए हुए हमारे वंचित के नेशनल लीडर, यूथ की धड़कन और आने वाले दौर के आपके और हमारे नेता सुजात अंबेडकर साहब, इससे पहले आप लोगों ने जिनको बहुत गौर से सुना, हमारे तैयब साहब, जावेद साहब और हमारे जो नेताओं ने आपके सामने अपने ख्यालात रखे, और यहाँ आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मतदाता, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम समय में आप लोगों को आज ही ऐलान किया गया कि हमारी एक पब्लिक मीटिंग है और आप लोग
इतने कसीर तादाद में आए, इसके लिए मैं दिल की तमाम गहराइयों से आप तमाम हजरात का मशकूर हूं। कुछ लोगों का, खासतौर से अपोजिशन का यह कहना है कि खतीब साहब ने या इनकी खानदान ने इन 50 सालों में बालापुर की तरक्की के लिए क्या किया। मैं समझता हूं कि जिस ग्राउंड पे आज ये हमारी तकारीर हो रही है, स्टैंड बाजू में है, ये किस खानदान की देन है, किसकी देन नहीं, ये पूरा बालापुर जानता है। अगरचे बालापुर की इन 50 सालों में तरक्की नहीं हुई, तो जो कुछ बालापुर में दिखाई देता है ये 4 साल अगरचे आप प्रशासक के सोच के छोड़ो तो ये किसने किया। इन 4 सालों में बालापुर का क्या हाल हुआ और आज क्या बालापुर का हाल है, वो आपके और हमारे सामने है। आज यहां आमदार आते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं कि बालापुर का विकास मैं कर रहा हूं, बालापुर के लिए मैंने इतने करोड़ रुपए लाया, मगर आप उनसे पूछिए, मैं उनसे मंच से पूछना चाहता हूं कि आपको जो हर साल 5 करोड़ रुपए की निधि मिलती है, आपको यहाँ 6 साल हुए, 6 साल में आपके पास 30 करोड़ रुपए का निधि आपको बालापुर मतदार संघ में वितरित करना था, देना था। उसमें से आपने बालापुर के विकास के लिए क्या दिया। जब मैंने मालूमात लिया तो मुश्किल से 10-15 लाख रुपए बालापुर के विकास के लिए दिए गए। ये जो कुछ बालापुर में काम हो रहा है, ये गवर्नमेंट के अपने स्कीमों का काम है, ये गवर्नमेंट के फंड्स का काम है, मगर जो उनकी खुद का जो उनका फंड है उसमें से उन्होंने बालापुर में कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों के सामने सब बताना चाहता हूं, और किया तो 2 दिन के अंदर वो स्टेज पर आए, और जिस तरीके से मैं उनको बोल रहा हूं आप उनसे पूछिए। पहली बात तो यह है कि इसी उबाटा ने, इसी पार्टी ने खास तौर से इस हिंदुस्तान के और हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों से पिछले मरतबा 24 में पार्लियामेंट में भरघोस मतदान हमसे हासिल कर लिया। हमारे लोगों ने कांग्रेस के और इनके बहकावे में आकर उबाटा को मतदान किया, मगर आप जानते हैं कि इस पार्टी की ओरिजिनल पॉलिसी क्या रही। यह पार्टी जो थी तो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, उनकी क्या सोच थी, मैं समझता हूं कि आज भी सोच उनकी जिंदा है। इन्हीं के खासदार नेता ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के फौरन बाद ये कहा कि इस देश से मुसलमानों का वोटिंग का जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, वो इनसे छीन लिया जाए। आप अंदाजा लगाइए कि राउत साहब का ये स्टेटमेंट और उसके ऊपर जब बाला साहब अम्बेडकर ने और पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने तनकीद किया तो खामोश हो गए। इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने औकाफ के बिल का विरोध किया, सभी सेकुलर जमातें जो थी उन्होंने उसका विरोध किया। मैं बालापुर के अवाम का बहुत ज्यादा मशकूर हूं, सभी सेकुलर हमारे यहाँ के मतदाताओं का मैं बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने औकाफ के वक्त में यहाँ से गवर्नमेंट को मेल किया, व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस भेजे कि ये काला कानून हमको मंजूर नहीं। मगर जिनको हमने वोट देकर कामयाब किया, खासदार बनाया, और जब पार्लियामेंट में उस बिल पर वोटिंग का समय आया तो ये 8 के 8 खासदार कैंटीन में जाकर नाश्ता और चाय पी रहे थे। हमारे सब सेकुलर खासदारों ने उनसे गुजारिश की कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए, मगर वो आए नहीं। जब वोटिंग खत्म हो गई
उसके बाद आए, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच क्या है। और आज वो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ा कि इनके बातें जो कहने की थी वो अलग थी। मैंने जो वंचित ज्वाइन किया, इसीलिए मैंने वंचित ज्वाइन किया कि आज इस देश में अगर से कोई सेकुलर है, हर वंचित को कोई लेकर चल सकता है, हर वंचित का अगर से कोई हक दिला सकता है, तो वो इस देश में बाला साहब अम्बेडकर है, शुजात दादा अम्बेडकर है, अम्बेडकर फैमिली है। और इसी अम्बेडकर ने फैमिली ने आपको और हमको एक दस्तूर दिया। और आज ये जितने जातिवादी ताकतें हैं उसके अंदर कांग्रेस भी शामिल है, ये चाहती है कि इनडायरेक्टली ये दस्तूर इस देश से खत्म किया जाए। मैं जब कांग्रेस में था तो मैं हमेशा कहता था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, अल्पसंख्यकों को इंसाफ मिले, मगर आपने देखा कि इसके लिए ऑर्डिनेंस निकाला जाता है मगर एक्ट बनाया जाता नहीं। 5% जो चंद महीनों के लिए रिजर्वेशन दिया था वो कोर्ट से कैंसिल किया जाता है। यानी इन लोगों के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, बालापुर में मैं तो इसके पहले भी हमेशा कहा, मैं शुजात दादा के सामने भी ये दोहराना चाहता हूं कि दादा, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा कि जिसकी ऐनुद्दीन की ये चौथी पीढ़ी है। सैयद जलालुद्दीन खतीब बने, इस नगर परिषद में रहे। मेरे वालिद 1940 से लेकर तो 1980 तक आप लोगों ने उनको चुनकर दिया। उसके बाद में 83 में इलेक्शंस हुए, 83 से लेकर आज तक, यानी जब तक के प्रशासक था, आप लोगों ने दिया। और ये भी आप लोग जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने जो आज अपने आप को कांग्रेस के कहते हैं, आप लोगों से और हम लोगों से बेईमानी की। आप लोगों ने उनको चुनकर दिया, मगर वो हमसे भागे और 2.5 साल के लिए नगर परिषद पर कब्जा किया। तो मैं तो हमेशा ऐनुद्दीन से कहता हूं कि बेटा, तुम तो क्या, तुम्हारे 7 पुश्त भी बालापुर के मतदाताओं का, बालापुर के वोटरों का एहसान नहीं भूल सकती। और हमारी खानदान एहसान मंद है, एहसान फरामोश नहीं। क्योंकि अगरचे आप लोग इस खानदान को ना चाहते तो आज इसके डेमोक्रेसी में इतने साल तक के, इतने पीढ़ी तक रहना, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में ये एक बालापुर के ही अवाम है कि जिसने हमको कबूल किया। और मैं दादा को ये बताता चलता हूं कि हमारी बहुत छोटी सी खानदान है। मैं समझता हूं कि हमारे खानदान की 20-25 से ज्यादा, दोनों हमारे चचाओं के और हमारे सब घर मिलाकर, मैं समझता हूं कि 20-25 से ज्यादा वोट नहीं। मैं जहां रहता हूं तो सिर्फ दादा 4 वोट है, मेरा, मेरी मिसेस का, लड़के का और बहू का, बाकी हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो है। मगर उसमें से भी हम 2-2, 3-3 काउंसिल में रहते थे। तो ये बालापुर की दादा हम पर देन है, इनका एहसान है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आपको डराया जा रहा है, SIR आ रहा है, आप लोगों के लिए NIC आ रही है, मगर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बाला साहब, शुजात दादा और मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो भी बालापुर के अवाम पर तकलीफ आएगी, आपने देखा कि जब कभी बालापुर पर कोई भी वक्त आया तो सामने कौन आया, और आप लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की। मैं आपको ये बताता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, बालापुर पर जो भी आफत आएगी, हम बालापुर के सब लोगों को बचाएंगे। और मैं ये ऐलान करता हूं कि बालापुर का हर शख्स,
चाहे वो कोई भी जात कोई भी धर्म से हो, वो हिंदुस्तानी है। हम उसको यहाँ से उस पर कोई कलंक नहीं आने देंगे। विकास के काम इसके काम होते रहेंगे। दादा को आप लोगों को सुनना है। मैं फिर से आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरीके से आपने हमेशा मेरा साथ दिया असेंबली में, मैं बालापुर के मतदाताओं का एहसान हूं कि असेंबली में भी आपने मुझे यहां से भरघोस मतदान दिया। ठीक है, कुछ चीजें हो जाती है, मगर आपने साथ दिया। इसी तरीके से आने वाले 2 तारीख को हमारे जितने उम्मीदवार है, प्रेसिडेंट और काउंसिल में जितने 25 के 25 लोग खड़े हैं, सबकी निशानी कब बसी है। और आपने इसके पहले भी कब बसी पर मतदान किया। आप मतदान करें, मुझे बाड़ा साहब को और पूरी वंचित को आप शुक्रिया का मौका दें। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, अब उम्मीदें सबकी जाग उठी है। मैं अब हमारे यहाँ आए हुए मेहमान सुजात दादा अंबेडकर साहब से विनती करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। समता के विचार हम तक पहुंचाने वाले सभी महामानवों को त्रिवार अभिवादन करना चाहता हूं और उसी साथ साथ मंच पर उपस्थित तमाम मान्यवर, आदरणीय खतीब साहब, उसी तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे उम्मीदवार, यहां मौजूद बालापुर की तमाम आवाम और इतने ठंड में भी जलवा दिखाने वाले हमारे नौजवान, इन सबको मेरा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय लहू जी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और जय भीम। भाइयों, आज हम यहाँ पे बालापुर नगर परिषद के इलेक्शन के लिए मौजूद हुए और मैं ऐसा मानता हूं कि ये इलेक्शंस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शंस है, क्योंकि ये इलेक्शंस पे हम सबके ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज तक बालापुर का जो इतिहास रहा है और आज तक बालापुर की जो परंपरा रही है, वो परंपरा और वो इतिहास जपाने की और उस इतिहास को सेफ कर रखने की आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को इस इलेक्शंस के अंदर हमको पूरा करना है। और दूसरी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ के सारे सिरकाफरस ताकतों के खिलाफ, जातिवादी ताकतों के खिलाफ और धर्मांधक ताकतों के खिलाफ हम सबको आगे आने वाले भविष्य में भी बालापुर बचाना है और बालापुर की हिफाजत करनी है। इसीलिए हम सबके लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आएंगे, आप शनाब बक के जाएंगे, गलत चीजें बोल के जाएंगे, हम सबको बहलाने का, फंसाने का, गलत रास्ते पे चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस इलेक्शंस में आप इनके भड़काऊ भाषणों पे बहको मत, आप इनके झूठे वादों पे फंसो मत। ये इलेक्शंस बंटने की नहीं, ये इलेक्शंस यहाँ के तमाम मुसलमान, आदिवासी, बहुजन, दलित, बौद्ध, अंबेडकरवादी, तमाम शाहू फुले अंबेडकरवादियों को एक साथ आकर डट के लड़ने की इलेक्शन है। इसीलिए मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शंस में हमको बंटना नहीं है, ये इलेक्शंस में हमको जुड़ के रहना है और ये इलेक्शन हमको एकजुट होके लेना है। बहुत सारे लोग आएंगे, हम सबको जाति पाति में बांटने का काम करेंगे, हम सबको धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है,
ये इलेक्शन बालापुर महफूज रखने का काम इलेक्शन है, और ये इलेक्शन बालापुर का विकास जो आज तक खतीब साहब ने किया है वो विकास को आगे लेके जाने का इलेक्शन है। इसीलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि हिंदू मुसलमान के भाषण होंगे, भड़काऊ भाषण होंगे, उन सब पे आप फंसिए मत, ये मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं। दूसरी बात मेरे को यह भी पता है, पिछले 3-4 दिनों से बालापुर की आवाम की बहुत मौज है। बहुत सारे लोग आके जा रहे, ये तरफ से लोग आके जा रहे, वो तरफ से भी लोग आके जा रहे, और सब लोग बालापुर की आवाम के सामने अपनी तकरीर रख के जा रहे। लेकिन एक बात पे आप सब गौर फरमाइएगा कि जज्बाती तकरीर करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन बालापुर के खुद के लोग आपके साथ जरूरत के वक्त पे खड़े रहेंगे, ये भी आप मत भूलना। जज्बाती तकरीरें सुनने में अच्छी लगती है, जज्बाती तकरीरों पे ताली बजाना, सीटी मारना अच्छा लगता है, लेकिन जज्बाती तकरीर होने के बाद जो लोग अपने शहर से, तालुके से, जिले से भाग जाते हैं, वो लोग आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। अगर कोई दंगा फसाद हो, अगर कोई मुसीबत हो, अगर कोई भी मुसीबत हो, तो कोई आएगा हमारे खड़े, कोई आएगा जो हमारे लिए खड़े रहेगा, हमारे साथ लड़ेगा और हमारी हिफाजत करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग और आदरणीय खतीब साहब है। और इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्शन जोश से या जज्बाती होके आगे जाने की इलेक्शंस नहीं है, ये इलेक्शंस होश से काम लेने की इलेक्शन है। ये इलेक्शन समझदारी से और समझ के आगे कदम बढ़ाने की इलेक्शन है। तो आप एक चीज जान लीजिए, जज्बाती तकरीरें होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन 40 साल से खतीब साहब बालापुर के अवाम के लिए काम कर रहे हैं। 40 साल का तजुर्बा है खतीब साहब का, और कोई भी जज्बाती तकरीर, कोई भी बढ़िया तकरीर इस 40 साल के तजुर्बे को मिटा नहीं सकती, ये बात आप समझ लेना। और ये 40 साल की जो तजुर्बी, खतीब साहब का जो 40 साल का तजुर्बा है, वो काम में किसके आया, वो मदद में किसके आया, वो खड़े किसके लिए रहा, तो सिर्फ और सिर्फ बालापुर के आवाम के लिए और किसी के लिए नहीं। ये बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। और इसी साथ साथ मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि आज हम सबके सामने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। आप सभी को पता होगा कि यहां पे शिवसेना का आमदार है और बीजेपी का खासदार है। आप लोगों को बहुत लोग आके बोलेंगे कि नगर परिषद जीत के कुछ नहीं होने वाला, नीचे की इलेक्शन जीत के कुछ नहीं होने वाला। अगर ऊपर आमदार और खासदार बैठे हैं तो वो आपका डेवलपमेंट का फंड रोक देंगे, वो आपकी डेवलपमेंट की निधि रोक देंगे। और इन सब को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई आदमी नहीं है सियासत में जो अगर खतीब साहब चुन के आए तो वो बालापुर का फंड और बालापुर की निधि रोक पाए। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं। यहां के जो पालक मंत्री थे अकोला के, उन्होंने जिला परिषद का निधि रोकने का काम किया, दलित वस्ती के विकास का निधि को रोकने का काम किया। लेकिन हमारी महिला आघाड़ी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने बाला साहब के अंबेडकर के मदद के साथ कोर्ट में गए और जो जिला परिषद का दलित बस्ती का निधि यहाँ के पालक मंत्री और भाजपा ने चुराया था, वो निधि खींच के लाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और आज भी आप देख रहे हो तो खतीब साहब के पीछे बाला साहब अंबेडकर की ताकत भी खड़ी है। तो अगर कोई भी बालापुर का निधि चुराने की कोशिश करे तो बालापुर के निधि के साथ उस आदमी को भी खींच के आप सबके सामने रखने का काम हम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेंगी। यह मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सब समझ लो, आज महाराष्ट्र में क्या हालत चल रहे, आज महाराष्ट्र में क्या राजनीति चल रही है आप समझ लो। आज महाराष्ट्र के सत्ता में एक जुमला पार्टी बैठी है, भारतीय जुमला पार्टी। वो भारतीय जुमला पार्टी को चलाने वाले आधी चड्डी पहन के नागपुर में बैठे, और उनका जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने 3 पट्टू रखे, 3 पट्टू। और इनका काम है
हर जगह जाके दंगा फसाद करना, हर जगह जाके हिंदू मुसलमान करना, और हर जगह जाके देखे कि दो धर्मों में, दो जाति में भड़काऊ भाषण करके दंगे फसाद कैसे होना। और इनका एक ही मकसद रहता है, हर जगह जाके वो एक चीज बोलते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा बांग्लादेशी है, यहां पे आके तहकीकात करो, यहां पे इन्वेस्टिगेशन करो, और इन सबका जन्म दाखला, इन सबका जन्म प्रमाण पत्र और इन सबका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करो। और अगर इनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, अगर मुसलमान भाइयों के पास डॉक्यूमेंट ना हो, कागज पत्र ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, तो उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं आज। पर मैं यहां पे सारे भाइयों से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे, आपको कहां लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट कहां मिलता है? आप बर्थ सर्टिफिकेट, आप जन्म प्रमाण पत्र कहां पे बना सकते हो? ये कहां पे मिलता है? कहां पे? नगर पालिका और नगर परिषद में। और इसीलिए मैं आप सभी के सामने ये बोलना चाहता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और खतीब साहब सत्ता में आते हैं तो बालापुर के हर आदमी को जन्म प्रमाण पत्र देने का काम और बर्थ सर्टिफिकेट देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी जरूर करेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं 40 साल का तजुर्बा जरूरी है। ये आदमी 40 साल से सियासत में रहा है, बालापुर को संभाला है, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। और आप एक बात समझ लो कि अगर जन्म प्रमाण पत्र आ गया तो डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए तो कागज पत्र आ गए, और अगर आपके पास कागज पत्र आ गए तो यह साबित होता है कि आपके पुश्ते, आपके पुरखे ये हिंदुस्तानी है और यहां कोई बांग्लादेश से आने वाला आदमी नहीं है। और अगर सबके पास डॉक्यूमेंट हो तो कोई बुलडोजर भी नहीं चलाएगा। लेकिन जो अकोला में बुलडोजर की राजनीति करना चाहते हैं, जो अकोला में बुलडोजर लाना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि ये अकोला है पलान। अगर यूपी का बुलडोजर अकोला में या बालापुर में लेके आने की कोशिश करोगे तो उसी बुलडोजर में डाल के वापस यूपी भेज दिए जाओगे, ये याद रखना है यहां पे। और दूसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूं भाइयों कि आज हमारे खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज हमारे खिलाफ भाजपा के लोग खड़े हैं, शिवसेना के लोग खड़े हैं। लेकिन आप लोग एक चीज मत भूलना कि आज जो आमदार कांग्रेस से चुन के आया है, शिवसेना से चुन के आया है, महाविकास आघाड़ी से चुन के आया है, यही आमदार एक समय शिवसेना और भाजपा के लिए काम करता था। आज कांग्रेस आ गए तो अलग स्क्रिप्ट में आ गया। यही आमदार पहले हिंदू मुसलमान करता था, और यही वो आमदार था जो एकनाथ शिंदे के 40 चोरों के साथ गुवाहाटी भाग गया था। और दूसरी तरफ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज सामने हमारे कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के नेता रोज आके चक्कर लगा रहे, कांग्रेस के नेता रोज आके डोर टू डोर कर रहे। आपने आमदार साहब अकोला के जितना डोर टू डोर खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं किया होगा, आज उतना डोर टू डोर नगर परिषद के लिए करना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत आ गई आज कांग्रेस के ऊपर। लेकिन यह मत भूलना कि आज कांग्रेस ने ऐसी गंदी चाल चली है कि एक मुसलमान नेता को गिराने के लिए खुद के मुसलमान नेता खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप वंचित बहुजन आघाड़ी को देख लो कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 8 लोकसभा के उम्मीदवार मुसलमान समाज से देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था। 288 विधानसभा के सीटों में से 40 से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था। उसमें से 2 लोग आज यहां हमारे मंच पे खड़े, एक आदरणीय खतीब साहब, एक आदरणीय जावेद कुरैशी साहब। और आज जो अकोला जिले के अंदर नगर परिषद और नगर पालिका की इलेक्शन हो रही है, उसमें आप देखो बालापुर का नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है, बार्शी टाकली का नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है, मूर्तिजापुर का नगर परिषद का अध्यक्ष मुसलमान है। और इस महाराष्ट्र के इतिहास में अगर जिला परिषद का कोई पहला मुसलमान महिला अध्यक्ष बना हो तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी से इसी अकोला जिला में साबिया दीदी अंजुम बनी थी।
और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि साबिया दीदी अंजुम ने इतिहास बनाया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। आप अगर उनको नहीं जानते तो उनके बारे में जान लो, उनके बारे में थोड़ी जानकारी रख लो। हिवरखेड़ के बाहर एक छोटी सी हाथ गाड़ी थी, हाथ गाड़ी पे साबिया दीदी चूड़ियां बेचती थी, लेकिन वो और उनके शौहर बाला साहब के पास आए। उन्होंने बोला कि हमको जिला परिषद के लिए लड़ना है। बाला साहब बोले अगर आप ताकत से लड़ रहे हो तो लड़ो। उनको टिकट दिया, पर सिर्फ टिकट देके नहीं रोके, उनको टिकट के साथ साथ तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी की कार्यकर्ताओं की फौज उनके पीछे खड़ी कर दी। उनको टिकट दिया, उनको जोश दिया, उनको हौसला दिया, उनको वोट दिया और उनको जिला परिषद में चुन के लाया। ये काम वंचित बहुजन आघाड़ी और बाला साहब आंबेडकर ने किया था। और उसके बाद आके जाके साबिया दीदी अंजुम को महाराष्ट्र में पहली मुसलमान महिला जिला परिषद की अध्यक्ष बनाने का काम, उनके ऊपर लाल दिवे की गाड़ी रख के उनको राज्य मंत्री का बनाने का काम ये बाला साहब आंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। और अब दूसरी तरफ कांग्रेस को जाके बोलो कि मुसलमानों को टिकट दो, मुसलमानों को अपॉर्चुनिटी दो, मुसलमानों को इलेक्शन में खड़ा करो। क्या होता? वो बोलते नहीं जी, मुसलमान चुन के नहीं आते। 48 सीट थे ये लोकसभा में, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया या नहीं दिया? दिया। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 48 सीटें थे। कितने लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े किए? 0। आज नगर परिषद के अध्यक्ष कितने कांग्रेस ने मुसलमान समाज से खड़े किए? 0। आप कांग्रेस के पास जाके पूछो और बोलो उनको कि मुसलमान आज तक आपको वोट करते आए, आज तक पंजाब को मुसलमानों ने चलाया है, आज तक कांग्रेस जो जिंदा है वो मुसलमानों के हिम्मत और मुसलमानों के हौसले के वजह से जिंदा है। आप मुसलमानों को इक्वल बराबरी का, उनके हक के टिकट दो। ये जो पंजा है ना, वो पंजा वैसे आपको टाटा बाय बाय कर देगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मुसलमानों को कोई टिकट दे रहा है, टिकट के साथ उनको हौसला, जोश और वोट बैंक के साथ अगर मुसलमानों को कोई जिता रहा है, तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही पार्टी है और उसका नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। और दूसरी तरफ मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि आप सबको याद होगा कि 2014 में और 2019 में कांग्रेस से हिदायत पटेल साहब खड़े थे, याद है आप सबको? और 2024 में अभय पाटिल दादा खड़े थे। अभी आपको याद होगा तो हिदायत पटेल साहब को कितने वोट मिले थे? 2 लाख, पहली बार 20,000 और दूसरी बार 2,54,000 बराबर। आप सभी ने हिदायत पटेल साहब को वोट किया था कि नहीं किया था? किया था। और 2024 में क्या हुआ? अभय दादा पाटिल खड़े हुए, जो हिदायत पटेल 2 बार इलेक्शन लड़के 2,50,000 के ऊपर नहीं गए, वो सीधा अभय दादा पाटिल 4,20,000 लोग पे कैसे पहुंच गए? अभी आप मेरे को एक चीज बोलो, हिदायत पटेल साहब खड़े थे तो मुसलमानों ने वोट किया कि नहीं किया? किया। फिर जब अभय दादा खड़े थे तो अचानक एक्स्ट्रा के 2 लाख वोट किधर से आ गए? कोई बता सकता है? टाइम लो, थोड़ा 2 मिनट लो, सोचो, समझो, फिर बोलो कि हिदायत पटेल साहब 2,50,000 क्रॉस नहीं कर रहे, 2 बार इलेक्शन लड़के 2,50,000 क्रॉस नहीं कर रहे। 50-50 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया, फिर भी 2,50,000 क्रॉस नहीं किए। और अचानक बाहर से आए हुए अभय दादा पाटिल को 4,20,000 वोट कैसे मिल रहे? मशीन का गबाड़ा नहीं है, मशीन का गबाड़ा नहीं है, आपके साथ गबाड़ा हुआ है, वो समझिए। तो गेम ऐसा है भाइयों कि हिदायत पटेल साहब को जम के मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के एक भी गैर मुसलमान ने
हिदायत पटेल साहब को वोट नहीं दिया, ये हक है, ये सच बात है और ये हकीकत है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जब अभय दादा पाटिल खड़े होते हैं तो सीधा सीधा वो 4,20,000 के आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या? कांग्रेस के हिंदुओं ने, कांग्रेस के गैर मुसलमानों ने बराबर अभय दादा को वोट किया। अभी आप एक चीज सोचो जी कि एक पटेल है, एक पाटिल है, ज्यादा फर्क भी नहीं दोनों में, लेकिन बैलेट पेपर पे देखा, रिजल्ट देखा तो 2 लाख का फर्क है। ये 2 लाख का फर्क किधर से आया? कोई बोल सकता है 2 लाख वोटों का फर्क किधर से आया? यहां पे 2-2, 3-3 कैंडिडेट है, वंचित के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। ये लोग आपको बराबर बोलेंगे। आप लोगों को भी पता है कि 2 लाख वोट कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना। फिर ये 2 लाख वोट आए कहां से? ये 2 लाख वोट आए क्योंकि कांग्रेस के ज़हन में मुसलमानों के लिए नफरत भरी है कि जब एक मुसलमान खड़ा रहता है कांग्रेस के टिकट पर तो कांग्रेस के गैर मुसलमान तक उसको वोट नहीं करते, लेकिन एक हिंदू जब खड़ा रहता है तो जरा बर कांग्रेस वाले उनके लिए वोट खींच के लाते हैं। ये आप देखो, जब हिदायत पटेल साहब 2019 में खड़े थे तो उनको 2,54,000 मिला, और जब अभय दादा पाटिल उसी कांग्रेस से उसी पंजे पे खड़े थे, उसी अकोला जिले में खड़े थे, तो उनको 4,20,000 वोट मिला। और ये जो 2 लाख का फर्क है वो गैर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोटिंग करने का नतीजा है। और आप लोग एक बात भी समझ लो, पंजे ने दिया, पंजे ने को चलाना, कांग्रेस को चलाना बोल के हमने अभय दादा को चलाया, अच्छा खासा चलाया, लेकिन जब अपने चलने की बारी आई तो अभय दादा वापस आरएसएस भाग गए। तो आप ये भी चीज ध्यान में रख लो और अपने ज़हन में डाल दो कि पंजे को चलाते चलाते पंजे ने आपको एक आरएसएस वाले को चलाने को लगा है। और इसीलिए मैं आप सभी को ये गुजारिश करता हूं कि जिस कांग्रेस ने आप सभी को एक आरएसएस वाले को वोट करने को लगा है, उस कांग्रेस को इस बार सबक सिखाना है और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी खतीब साहब की सरकार बालापुर में बिठानी है, मतलब बिठानी है। और जाते जाते मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आज बालापुर का इतिहास आपने देखा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि 80% मुसलमान रहते हैं बालापुर में, लेकिन एक बार भी बालापुर में दंगा फसाद नहीं हुआ है। और उसकी सिर्फ एक वजह है और उसकी सिर्फ एक ही रीजन है, और उनका नाम है आदरणीय खतीब साहब। और जो लोग दंगा फसाद रोकने का काम करते हैं और जहां जहां भाजपा का, जाति का, धर्म का और कौम की राजनीति रोकने का काम करते हैं, वहीं पे वंचित बहुजन आघाड़ी आके उनको बराबर सपोर्ट करती है और उनके साथ कंधे को कंधा लगा के हर जंग के मैदान में उनके साथ खड़े रहने को तैयार होती है। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जब जब मुसलमानों पे कोई अन्याय अत्याचार करता है, जब जब मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है, तो एक ताकत उनके पीछे खड़ी रहती है। उस ताकत का नाम है बाला साहब अंबेडकर और वंचित बहुजन आघाड़ी। बाला साहब अंबेडकर औरंगजेब के मजार पे जाते हैं, बाला साहब अंबेडकर औरंगजेब के मजार पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाते हैं। हमारे स्टेज पर टीपू सुल्तान का फोटो लगता है। और जहां जब भी इस मुसलमान भाइयों के नौजवानों को गिरफ्तार या टॉर्चर करने की कोशिश करती है, तब वंचित बहुजन आघाड़ी ने यह स्टैंड लिया था कि हमारे स्टेज पर टीपू सुल्तान का फोटो है। बाला साहब खुद औरंगजेब के मजार पे जाके आए। ये नौजवान तो सिर्फ फोटो और स्टेटस डाल रहे फेसबुक पे। अगर तुम में दम है फडणवीस, तो बाला साहब अंबेडकर के खिलाफ एक्शन लेके दिखाओ, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और रमजान के महीने में जब राज ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि अगर मस्जिद के भोंगों पर अजान बजेगी तो हम वो भोंगा उतराने का काम करेंगे और वहां पे हनुमान चालीसा बजाएंगे, तभी इसी वंचित बहुजन आघाड़ी के युवक आघाड़ी ने और नौजवानों ने स्टैंड लिया था कि अगर राज ठाकरे मस्जिद के भोंगे उतराने को पहुंचे
तो मुसलमान भाइयों के साथ कंधे को कंधा लगा के खड़े रहने वाला वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यकर्ता होगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने राज ठाकरे की भोंगे की हवा निकालने का काम और राज ठाकरे का भोंगा बंद गिराने का काम मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा रह के किया था। और मैं इसीलिए आप सभी से वादा करना चाहता हूं कि अगर किसी मुसलमान भाई पे अन्याय अत्याचार होगा, अगर किसी मुसलमान पे जोर जबरदस्ती होगी, अगर किसी पे जुल्म ज्यादती होगी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगा के इस जंग में, इस लड़ाई में आप सभी के साथ खड़ी होगी। और इसीलिए मैं जाते जाते आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी और नगर विकास आघाड़ी के उम्मीदवार आप सबकी मदद करने के लिए, आप सबका विकास का काम करने के लिए और बालापुर का इतिहास आगे लेके जाने के लिए आप सभी के सामने खड़े हैं। इनकी निशानी है कब्बशी। तो आप सभी को मैं जाते जाते इतनी ही दरखास्त करूंगा कि 2 तारीख को उठना, उठोगे ना? उठ के क्या करना? उठ के क्या करना? नहीं, पहले मुंह धो लेना, फिर चाय बनाना। और वो चाय किसमें पीना? किसमें पीना? और जाते जाते ईवीएम पे कब्बशी का बटन दबा के खतीब साहब को वापस एक बार नगर अध्यक्ष बनाना। इतना बोल के मैं आप सभी की रजा लेता हूं। आप सभी को मेरा खुदा हाफिज। जय भीम, जय संविधान।